हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिएगा बच्चों, आज हम सभी लोग इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 10 अटेंड करेंगे और जिसमें आपको टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि ग्रामर के हर टॉपिक को जो है इंक्लूड करते हुए बनाए गए हैं। तो चलिएगा बच्चों, देर न करते हुए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, आपको पहचानना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको देखना होगा कौन सा वर्ड एक प्रीपोजिशन है। तो क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ अ प्रीपोजिशन। आपको पता है प्रीपोजिशन क्या होता है, जो एक नाउन को दूसरे नाउन से या एक प्रोनाउन को दूसरे नाउन से जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो बताइएगा, फ्रेंडली, फॉर, हैप्पी या वाइट, इसमें से कौन सा एक वर्ड है जो प्रीपोजिशन है, बताइएगा। और ऐसे पहचानने वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन मुझे लगता है मोस्ट इजी था, यू कैन से इजीएस्ट ऑफ द इजी क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन क्या है, बी ऑप्शन। बहुत अच्छे, आप जानते हैं प्रीपोजिशन क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिंस हो गया, फॉर हो गया, ठीक है, टू हो गया, फ्रॉम हो गया, एट हो गया, इन हो गया, जो किसी नाउन को जो है उसको दूसरे नाउन से अटैच करके उसके स्थान या उसके संबंध में कोई भी बात करते हैं। ओके, फ्रेंडली ये है, ये आपका देखिए, ये फ्रेंडली जो है, ये फ्रेंडली आपका एडवर्ब है। ओके, और आपका हैप्पी एडजेक्टिव है, वाइट एक नाउन है, ठीक है। जैसे फ्रेंड है ना, तो फ्रेंड से फ्रेंड फ्रेंड आपका है, ये फ्रेंड है तो फ्रेंड से फ्रेंडली बना है, ये आपका क्या है, मित्रता भाव है, ये भी नाउन है, एडवर्ब नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये नाउन है, ठीक है। फ्रेंडली नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, फॉर प्रीपोजिशन है, और हैप्पी आपका जो एडजेक्टिव है, वाइट आपका क्या है, अगर आप वाइट कहेंगे तो वाइट नाउन है, लेकिन वाइट शर्ट कहेंगे तो वाइट एक एडजेक्टिव है। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसको चलिएगा क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कंफर्म हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन इंटरजेक्शन। आज के सेंटेंसेस, आज के क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पहचानने वाले जो है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा कि कैसे पहचानने वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इंटरजेक्शन पहचानना है, आप जानते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है, जो हमारे इनर थॉट को, इनर फीलिंग्स को व्यक्त करे, उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ओके, तो इंटरजेक्शन क्या होता है, जैसे हम सभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एलास हो गया, हुर्रे हो गया, वाव हो गया, ओ हो गया, कुछ ऐसे जो वर्ड आते हैं वही हमारे इनर थॉट को व्यक्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। ओके, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। ओके, मैन क्या है, तो मैन आप जान रहे हैं एक नाउन है। फाइटर बोला जाए तो फाइटर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और एंड की बात करें तो एंड एक कंजक्शन है। बट यहाँ पर हम सब भी क्या कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर इंटरजेक्शन इन दिस सेंटेंस। ओके, अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन एक्टिव वॉइस। आपकी बार क्या करना है, एक्टिव वॉइस को फाइंड आउट करना है कि एक जो है 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपका एक्टिव वॉइस में लिखा है। तो पहला देखिएगा, आई वॉज कॉल्ड अपॉन टू गिव माई एविडेंस। दूसरा है शी वॉज डिसमिस्ड द सेम डे। तीसरा देखिएगा, योर सिस्टर सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। और चौथा है द मैन वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। बताइएगा कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो एक्टिव वॉइस में है। ध्यान रखिएगा, अगर एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो हम सभी चलते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट पर चलते हैं, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है ना। बट ध्यान रखिएगा कि जब हम सभी लोगों को पैसिव वॉइस ध्यान रखना पड़ता है, तो सब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है उसके बाद वर्ब का
थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। उसके बाद अगर आपका बाई लगना है तो बाई के बाद ऑब्जेक्ट होता है। बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें बाई का लगा कर यूज़ नहीं करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म पर ही उसको फिनिश किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपको कहना हो मुझे धोखा दिया गया तो आई वॉज चीटेड। ठीक है, मुझे धोखा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर आपको बाई हर बाई हिम नहीं कहना चाहते हैं आप, तो ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। आई वॉज कॉल्ड अपॉन, यहाँ पर देखिएगा एक्टिव वॉइस में ढूंढना है ना बेटे। तो आप देखिएगा वॉज के बाद सेंटेंस में अगर टेंस के अनुसार चलते हैं तो EJMR होना चाहिए था, तो ये तो हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। दूसरा वाला भी वॉज के बाद थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव वॉइस में है। तीसरा सेंटेंस अगर हम देखें तो योर सिस्टर सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप जानते हैं कि प्रेजेंट इनडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, इट मीन्स EJMR में चेंज होता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ओके, द मैन वाज किल्ड इन एन एक्सीडेंट, तो ये भी हमारा पैसिव वॉइस में है। हम सभी को एक्टिव वॉइस ढूंढना है, क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करना पड़ेगा। ओके, तो जिन भी बच्चों का सी आंसर आ रहा है वे सभी लोग करेक्ट हैं। बहुत अच्छे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिनोट्स। अब आपको बताना है प्लूरल नंबर। ओके, अब की बार आपको बताना है कि कौन से ऐसे चार ऑप्शन में जो है कौन सा ऐसा वर्ड है जो प्लूरल बताता है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है माइस, दूसरा ऑप्शन है राइस, तीसरा है टाइगर, चौथा है डॉग। विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, बताइएगा। बहुत ध्यान से करिएगा, इट्स वेरी इजी। ये भी आपका इजीएस्ट ऑफ द इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल वाले क्वेश्चन बेटे दो तरह से एग्जाम में आते हैं। एक आपका जो है इस तरह से पूछता है और आपका दूसरा पेयर बना देता है। ठीक है, जो ए कॉलम बी कॉलम, उसके बाद मैच कराना होता है आपको सिंगुलर प्लूरल का कि किसका सिंगुलर किसका प्लूरल क्या बनेगा। ठीक है, जैसे अगर आपको बोलना है मीडिया, ठीक है, तो मीडिया, अब मीडिया का मीडियम बनेगा। ठीक है, मीडियम बनेगा, तो मीडिया प्लूरल है, मीडियम सिंगुलर है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं डेटा। ठीक है, डेटा, तो ये प्लूरल है हमेशा और इसका सिंगुलर होता है डेटम। समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरीके से मिलान करने वाला भी होता है कि कौन सा किसका करेक्ट है, और एक मिस मैच एक मैच। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कौन सा आंसर होगा, बहुत बढ़िया बच्चों, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ए क्यों करेक्ट होगा, देखिए माइस जो होता है वो माउस का प्लूरल होता है। ठीक है, ध्यान केंद्रित करिएगा। ठीक है, माउस का प्लूरल माइस होता है। ऐसे लाउस, LOUS, लाउस, बालों में जो जूं पड़ जाते हैं, जूं को लाउस कहते हैं, तो इसका प्लूरल लाइस होता है। बात समझ पा रहे हैं ना। माउस, माउस का प्लूरल माइस होता है। जैसे टीथ है ना, टूथ, टूथ का टीथ होता है। और आप देखिए ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है। तो कुछ ऐसे हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो थोड़ा सा हटके हैं या जो भूलने के चांसेस हैं वही एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, और आप देखिए राइस का प्लूरल तो राउस, राइसेस नहीं बनेगा, ये तो आपका मटेरियल नाउन है। इसको आप जो है अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए कुछ ना कुछ डिजिट आप लिखते हैं। ठीक है, नंबर एडजेक्टिव वाला लगाते हैं। टाइगर का प्लूरल टाइगर्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, और डॉग का डॉग्स आप जानते ही हैं। तो समझ पा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बहुत अच्छे। मूव करते हैं 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स ऑनेस्ट। इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग है ऑनेस्ट। पहला ऑप्शन है कैंडिड, दूसरा है सेपरेशन, तीसरा है इग्नोबल, चौथा है हाइपोक्रिटिकल। बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स ऑनेस्ट। कैंडिड, सेपरेशन, इग्नोबल या हाइपोक्रिटिकल, बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ऑनेस्ट का बताइए बच्चों, फटाफट बताइए। ऑनेस्ट मीन्स आप जानते हैं ना, ईमानदार। तो देखिए सेपरेशन माने अलगाव, आप जानते हैं ना। एग्नोबल मतलब होता है ना, किसी चीज़ को क्या करना, इग्नोर। ठीक है, या किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। हाइपोक्रिटिकल मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें,
ठीक है, जो क्या हो कुछ ज़्यादा ही मतलब काल्पनिक हो, उसको हाइपोथेटिकल, हाइपोक्रिटिकल, ठीक है, या ओवर आप जो है चीज़ को किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर दें तो हाइपोक्रिटिकल हो गया। कैंडिड इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट है। आपको सिनोनिम्स बताना है, तो सिनोनिम्स आपको बस इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेम मीनिंग, सिमिलर मीनिंग, या आपको कह देगा कि कोई एक वर्ड आपको दे देगा और उससे मिलान करके उसका बताइए। तो कैंडिड मीन्स होता है ऑनेस्ट। ओके, याद रहेगा ना, बिल्कुल सही। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स नैरो एंड लिमिटेड। ठीक है, वर्ड पावर बच्चे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स नैरो एंड लिमिटेड, है ना। कोई चीज़ क्या हो, नैरो मीन्स होता है संकरा लिमिटेड मतलब होता है सीमित। बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, लॉफ्टी, विक्ड, वर्थी या वर्दी जिसको कहेंगे, और पैरोकियल। ठीक है, तो बताइएगा कौन सा करेक्शन करेंगे। देखिए, नैरो एंड लिमिटेड, तो अगर आप देखिए लॉफ्टी करेंगे तो नहीं, विक्ड मतलब दुष्ट होता है ना, या एक ऐसा व्यक्ति जो है जो अपने गलत काम की वजह से जाना जाए। वर्दी मीन्स होता है योग्य, एबल। ठीक है, पैरोकियल। ओके, पैरोकियल इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नैरो एंड लिमिटेड कहा जाए कि कोई चीज़ संकीर्ण हो, है ना, लिमिटेड हो, तो उसको बोलेंगे कि पैरोकियल। ओके, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज रॉन्ग। बताइएगा इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, आई एम फीलिंग गिल्टी, आई बिलीव इन गॉडली पीपल। और तीसरा ऑप्शन है, माई फादर फॉरबिड मी नॉट टू गो टू इलाहाबाद। और चौथा है, शी नोज माई वेयर अबाउट्स। बताइए इसमें से कौन सा एक ऐसा सेंटेंस है जो रॉन्ग है। बहुत ध्यान से करिएगा, इसका मीन्स बाकी सब करेक्ट हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आई एम फीलिंग गिल्टी ये करेक्ट है, ठीक है। और देखिएगा, आई बिलीव इन गॉडली पीपल ये भी करेक्ट है। अपने को रॉन्ग ढूंढना है, इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलिएगा बच्चों। शी नोज माई वेयर अबाउट, अब दो तो मैंने बता दिया करेक्ट है, दो आप बताइए कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है। सी करेक्ट करेंगे कि डी, कौन सा करेक्ट करेंगे। ठीक है, डी करेक्ट है, सी है इस क्वेश्चन का जो है आंसर, जो कि करेक्ट नहीं है यानी कि रॉन्ग है। तो सी में क्या गलती है बच्चों, याद रखिएगा कि जब कभी आपके सेंटेंस में फॉरबिड लगा हो, ठीक है, तो फॉरबिड के साथ हम सभी कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। नोट कर लीजिएगा, फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना। ठीक है मना करना, फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना। तो जब मना करना ये वर्ड ही जो है नेगेटिव सेंस में मीनिंग ले रहा है, तो एक्स्ट्रा हम सभी को नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो फॉरबिड मी टू ऐसे होना चाहिए था, तब ये आपका करेक्ट आंसर है। नॉट को हटा दीजिए, इसका मीन्स ये रॉन्ग है। इसका करेक्शन ये होगा कि नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इस जो है क्वेश्चन का आंसर है। ओके, सी वाले बच्चों आप सभी लोग करेक्ट हैं। शी नोज माई वेयर अबाउट्स ये सब तो सही है। ठीक, याद रखिएगा, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे आप देखिएगा लिटिल हो गया, ठीक है, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, ओके, लेस्ट हो गया, ओके, अनलेस हो गया, ओके, अनटिल हो गया, ठीक है ना, अनटिल हो गया, और आपका क्या हो गया, फॉरबिड हो गया। ठीक ना, ध्यान रखिएगा बच्चों, याद कर लीजिएगा याद से। ओके, इनके साथ हम कभी भी नॉट, नो, नेवर का प्रयोग नहीं करते हैं। अंडरस्टूड। चलिए बहुत बढ़िया, 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचानना है टेंस, बताइएगा कौन सा एक ऐसा सेंटेंस है जो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। आई वेंट अब्रॉड इन 2008, शी वॉज राइटिंग अ पोएम, रामा केम टू माई हेल्प इन टाइम, या फिर आप जो है कहेंगे आई हैड डन माई लेसन बिफोर यू केम टू सी। पास्ट परफेक्ट टेंस याद रखना है, बताइए। बहुत अच्छे, डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, डी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट है। बाकी चलिए पहचान लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो तो पास्ट इंडिफिनिट होता है, बस समझ पा रहे हैं ना, पास्ट इंडिफिनिट होता है। और वॉज वर्ब हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है।
और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो तो फिर से पास्ट इंडेफिनिट होगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन पास्ट परफेक्ट में है। अब याद रखिएगा बच्चों, इसको कैसे पहचानेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार मिलेंगे देखने को, जिसमें एक कंजक्शन लगा करके दो सेंटेंस यानी दो क्लॉज को अटैच कर देता है, और तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस मिले कंजक्शन लग के दो क्लॉज मिल जाए, तो आपको प्रिंसिपल क्लॉज को पहचानना है, ठीक है। तो इसी सेंटेंस को देख लीजिए, आई हैड डन माई लेसन, यहाँ पर आपको ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है, और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज का एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज है, ओके। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एडवर्ब क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का, तो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज के कंजक्शन को, प्रिंसिपल क्लॉज के सेंटेंस को ध्यान में रखिएगा कि वही किस टेंस में। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको और पहले भी करवाए हैं, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। तो पहले वाले इधर आपको पास्ट परफेक्ट मिला, इधर पास्ट इंडेफिनिट, तो ये तो गलत आंसर है, समझ पा रहे हैं ना। तो चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको याद आया होगा ना, लास्ट में मैंने बताया था। देखिए पहला वाला अगर आप करेंगे, पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन किस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट में है। अब तीसरे पर अगर आप आ जाए तो हरी वॉज रीडिंग अ नॉवेल दिस मॉर्निंग, यही आंसर करेक्ट है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेल डन। 9 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, ओके। क्यों? क्योंकि हम सभी को पास्ट कॉन्टिन्यूअस ढूंढना है, तो हम सभी जानते हैं वॉज, वर, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ओके। इट्स वेरी इजी, अंडरस्टूड। टेंस पहचानने से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और आपको तुरंत अपने ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको उन क्वेश्चंस को तुरंत करके करेक्टली आगे बढ़ जाना है, ओके। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप टेंस वाले क्वेश्चन को लेके पैनिक हो जाएं, या फिर आप जो है उसको बहुत अच्छे से करने का कोशिश करें, तो आपका टाइम किल होता है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक आपको तैयार है बच्चों, उसको करके फटाफट आगे बढ़ जाना है, ओके, अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ वर्ब। अब की बार पहचानना है वर्ब क्या है। फाउंटेन, राइट, राइट, सक्सेस। आप बताइएगा, फाउंटेन वर्ब है, राइट वर्ब है, WRITE वर्ब है, कौन सा करेक्ट करेंगे। बहुत अच्छे, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन करेक्ट है। आप सभी जानते हैं, जिसको हम ED लगाकर, S लगाकर, ING लगाकर चेंज कर दें, उसको हम सभी क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ओके। फाउंटेन की बात करें तो फाउंटेन आपका नाउन है। राइट मीन्स अधिकार, अगर आप कहो तो यहाँ पर इट्स माई राइट, तो ये आपका क्या है, अधिकार के सेंस में है। राइट का मतलब दायां भी होता है, राइट और लेफ्ट, दायां बायां। सक्सेस भी आपका नाउन है, ठीक है। इसको देखिए, इसको एडवर्ब बनाने के लिए आपको सक्सेसफुली ऐड करना होगा, इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए FUL यूज़ करना होगा, इसको वर्ब बनाएंगे तो सक्सीड होता है, ठीक है। और अगर सक्सीड नहीं लिखते हैं तो गेट सक्सेस आप लिखते हो, समझ पा रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत अच्छे बच्चों, आगे बढ़ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 पर। आई डोंट नो, इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, परफॉर्म वेल इन द एग्ज़ाम। आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में क्या भरेंगे। आई डोंट नो व्हाई कुडंट ही, आई डोंट नो व्हाई ही डिड नॉट कुड, ही कुड नॉट, या व्हाई ही कुड नॉट ही, या व्हाई ही कुड नॉट, कौन सा कंफर्म करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, बताइएगा। आई डोंट नो, उसके बाद है परफॉर्म, मतलब मुझे नहीं पता कि एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म क्यों नहीं कर सकी। अब बताइएगा क्या करेक्शन होगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, डी जो है करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, आप सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 का डी। अब हम सभी देखेंगे डी क्यों करेक्ट है, क्योंकि बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह बीच में आता है, तो उसके तुरंत बाद हम सभी को सब्जेक्ट लाना पड़ता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक, क्योंकि यहाँ ये रिलेशन बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन वर्ड की तरह नहीं आया है, ठीक ना। इसका मीनिंग होगा कि क्यों, ठीक है ना, या है ना,
कि क्यों, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर ये रिलेशन बना रहा है। और रिलेटिव प्रोनाउन जब ये बन जाते हैं क्वेश्चन वर्ड तो इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है। ओके, नोट कर लीजिएगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। आउट ऑफ द टू हूँ, इसके बाद ब्लैंक स्पेस, अरेस्टेड द बोल्ड गाय, फिर से ब्लैंक स्पेस है, डेफिनेटली द क्रूएलर, ठीक है ना, निर्दयता, ठीक है, जिसने मतलब निर्दयता से किया ऐसा काम, ठीक है, वह पक्का जो है क्या हो जाएगा, निर्दयी होगा, ठीक है। क्रूएल, क्रूएल से क्रूएलर जो है बना है, बताइएगा विच ऑफ द टू हूँ। अब आप देखिए क्या है, टू आ गया है बीच में ना, आपको हिंट मिल गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा विच ऑफ द टू हूँ, मतलब दो लोगों में से कौन एक ऐसा है जिसने ऐसा काम किया है, ठीक है। हु वर अरेस्टेड, दोनों में से, ऑफ द टू दोनों में से क्या हो जाएगा, अरेस्ट होगा, दो लड़कों में से वही, ठीक है, क्या होगा, बोल्ड गाय होगा, वही बोल्ड गाय यानी निडर व्यक्ति वही होगा जिसने, जो निर्दयता से मतलब जो है इस बात को किया है, वही मेरे हिसाब से निर्दयी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, यहाँ पर टू की वजह से आपको याद रखना पड़ेगा कि ओके वर आएगा, और बाद में देखिए द बोल्ड गाय, मतलब दोनों में से जो अरेस्ट हो जाएगा या जो अरेस्ट किया गया, मेरे हिसाब से वही बोल्ड मतलब वही निडर है, ठीक है, तो डेफिनेटली वही क्या है, ठीक है, वही निर्दयी है। ओके, बहुत बढ़िया। तो कौन सा करेक्ट इसमें हो रहा है, वर और वॉज, किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का बी आंसर आ रहा है वे सभी लोग करेक्ट हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन करेक्ट है, वर पहले आएगा, वॉज बाद में, अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। माई मदर डज नॉट लाइक, आपको मिल रहा है एरर वाला क्वेश्चन, मी गोइंग टू पार्टी लेट नाइट, बताइएगा माई मदर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू द पार्टी लेट नाइट, लेट एट नाइट, बताइए इसमें से आपको कौन सा एक वर्ड है जो आपको हिंट कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कहीं से मिला डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, विच वन इज द, बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक है। देखिए माई मदर डज नॉट लाइक, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये करेक्ट है। मी गोइंग नहीं, माई गोइंग, बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपको पोजेसिव एडजेक्टिव लेके आना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका बी ऑप्शन में जो है बी पार्ट में एरर है। अब इसको समझते हैं कैसे, देखिए मुझे जाना नहीं, मेरा जाना, मेरा पार्टी जाना लेट नाइट तक मेरी माता को पसंद नहीं आता है, तो यहाँ पर मुझे जाना नहीं, मेरा जाना, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो गोइंग है ना, ये आपका आईएनजी के रूप में आ रहा है और ये नाउन बन रहा है, और नाउन के पहले आपको जिरंड जब आ जाता है तो जिरंड के पहले आपको पोजेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ता है, समझ पा रहे हैं ना, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में ओके बी ऑप्शन करेक्ट है, आई हैव सोर माई थ्रोट दैट्स वाई मैनेज प्लीज। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में बी पार्ट में एरर है, ठीक है, समझ गए ना बच्चों, फटाफट थंबनेल भेज दीजिए अगर समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल ऑफ काफ, ठीक है, काफ का प्लूरल क्या होगा, प्लूरल सिंगुलर से तो पीछा नहीं छूटने वाला, ठीक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करिएगा। इसको मैंने बहुत बार आपको बताया है बच्चों, बट आप देखिएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, काफ का प्लूरल क्या होगा, ए नहीं, बी नहीं, डी नहीं, इसका मतलब सी करेक्ट है। सी वाले विद्यार्थियों आप सभी लोग करेक्ट हैं। देखिए सी वाले बच्चे क्यों करेक्ट है, क्योंकि वो नियम से चल रहे हैं, जो कोई भी नियम कानून से चलता है वही अच्छा बच्चा कहलाता है। देखिए वोल्फ आपने पढ़ा है ना, वोल्फ माने भेड़िया, नाइफ आपने पढ़ा है, नाइफ मीन्स होता है चाकू, लाइफ आपने पढ़ा, लाइफ मतलब होता है जीवन, पढ़ा है ना, वाइफ आपने पढ़ा है, वाइफ मतलब पत्नी, ठीक ना, और आपने काफ पढ़ा है, CALF, ठीक, लोफ मतलब रोटी का टुकड़ा, ये भी आपने पढ़ा है। ऐसे कुछ वर्ड, ठीक है, ऐसे कुछ नाउन जिसके अंत में क्या क्या हो, एफ हो, FE हो, ठीक है ना, FF हो, ऐसा कुछ हो, तो उसको प्लूरल बनाते समय एस को हटा करके VES में चेंज
कर देते हैं। इतना तो समझे ना आप। एफ हो, एफ ई हो, एफ एफ हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके अंत में आता है अगर ये एफ, तो उनको वी ई एस में चेंज करके एफ को स्किप कर दिया जाता है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप देखिए वाइफ, कहीं अगर वाइफ से लिखा जाए तो इसका मतलब पत्नियाँ, ठीक है। और देखिए वोल्फ बोलेंगे तो मतलब वोल्फ्स आपको मिल जाएगा, ठीक। नाइफ्स तो मिल ही जाता है, ठीक है, नाइफ्स। लाइफ्स भी आपको कहीं मिल जाता है, जिंदगियां, ठीक है, बच्चे और उनकी जिंदगियां ऐसे सेंस में। तो यहाँ पर इसलिए सी करेक्ट होगा। समझ पाए ना, नोट कर लीजिए बच्चों, एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आपको मिल जाएगा। एरर वाले क्वेश्चन में ये तो पहले दे देता है, काफ्स में एस लगा देता है और बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। माई क्लास टीचर प्रीफर कॉफ़ी। अब बताइएगा, प्रीफर में एफ ई आर ई है, एफ पी आर ई एफ ई आर होता है, ठीक है, पी आर ई एफ ई आर होता है प्रीफर, ये अंत का ई नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ऐसा हो गया है, यहाँ पर प्रीफर्स होना चाहिए था, ठीक है। माई क्लास टीचर प्रीफर्स कॉफ़ी, है ना। अब देखिए, आपको याद आया हिंट, बड़े दिन बाद ये प्रश्न मिला है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है प्रिफर हो गया, प्रिफरेबल हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया। कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ हम सभी टू लगाते हैं, तुलना के लिए दैन नहीं लगाते। हाँ बिल्कुल सही, जिन बच्चों को याद है उनके साथ तो बहुत बढ़िया है ना। क्यों? क्योंकि भाई जब याद रहेगा, आप बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो यही सारे क्वेश्चंस तो आपको एग्जाम में मिलेंगे। समझ पा रहे हैं ना। अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आपको ना पता हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करके जाते हैं। ओके, बहुत अच्छे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 पर कंप्लीट। 16 पर चलते हैं। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कंटिन्यू का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम बोले तो अपोजिट, बताइए। रेगुलर करेंगे आप कि डिसकंटिन्यू करेंगे कि मिसकंटिन्यू करेंगे कि अनकंटिन्यू करेंगे? अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जब आपको मिलते हैं तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐसे प्रीफिक्स होते हैं जिनको आप जो है वर्ड के आगे ऐड करके उसका अपोजिट बना देते हो। जैसे अगर हम आपसे कहें, ठीक है, कि फॉर्चून, ठीक है, तो आप सीधे क्या लगा दोगे? मिस फॉर्चून लगा दोगे, अनफॉर्चून डिसफॉर्चून नहीं लगाओगे। अगर हम कहें कि आपसे कंटिन्यू, ठीक है, तो आप तुरंत लगा दोगे डिसकंटिन्यू। समझ पा रहे हैं ना। कहीं पर अगर हम आपको बोल दें करेक्ट, तो आप तुरंत इन लगा दोगे, प्रीफिक्स इनकरेक्ट हो गया। समझ पा रहे हैं ना। हम आपसे कहें रेगुलर, रेगुलर, तो आप इर्रेगुलर लगा दोगे। समझ पा रहे हैं ना। हम आपसे कहें लीगल, तो आप इलीगल लगा दोगे। तो कुछ ऐसे प्रीफिक्स होते हैं जिनको आप ऐड करके अपोजिट बना देते हैं। तो उसी प्रकार से कंटिन्यू के आगे डिसकंटिन्यू रहता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। बी वाले बच्चे आप सभी लोग एकदम करेक्ट जा रहे हैं, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। यही मेहनत आपको एग्ज़ाम में, ठीक है, सफल कराएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज़ नॉट करेक्ट? बताइए कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो करेक्ट नहीं है। वॉट हैज़ मीरा फाउंड, इसके बाद है वॉट डिड मीरा फाइंड, वॉट डिड मीरा फाउंड, वॉट विल मीरा फाइंड। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, इसमें क्या करेक्शन करेंगे? आपको बताना कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा बच्चों, कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। ओके, इंस्ट्रक्शन ध्यान रख लिया करिए, अदरवाइज ऐसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्योंकि कई बार हम सभी लोग करेक्ट को ध्यान देते हैं, नॉट करेक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं, और इंस्ट्रक्शन आपको इसी तरीके से मिलते हैं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएं इसलिए। वॉट हैज़ मीरा फाउंड, क्या ये करेक्ट है? वॉट डिड मीरा फाइंड, क्या ये करेक्ट है? वॉट डिड मीरा फाउंड, क्या ये करेक्ट है? वॉट विल मीरा फाइंड, क्या ये करेक्ट है? तो देखिए कोई 3 करेक्ट है, एक ही नहीं करेक्ट है। तो देखिए हैज के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये तो करेक्ट है। डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी करेक्ट है। बहुत अच्छे बच्चों, सी ऑप्शन होगा आंसर इसका, यही नहीं करेक्ट है,
ठीक है, सी ऑप्शन। यहाँ पर डिड के बाद फाइंड आना चाहिए था, ओके, और चौथा विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, ये भी करेक्ट है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके, कि सी ऑप्शन यहाँ पर नहीं करेक्ट है, नॉट करेक्ट बताना है, बाकी सब करेक्ट है। अब याद रखिए बच्चों फाइंड का क्या है, ठीक है। जब कभी भी फाइंड आपको मेन वर्ब के रूप में मिले तो इसका सेकेंड फॉर्म फाउंड होता है, थर्ड फॉर्म भी फाउंड होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर है पाना, खोजना, जैसे मैंने मेरा पर्स पाया, आई फाउंड माई पर्स, ठीक। लेकिन अगर फाउंड, FOUND, फाउंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के रूप में आए तो इसका मतलब हो जाता है नींव डालना, तो इसका सेकेंड फॉर्म है फाउंडेड। याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम में एक कंफ्यूज आपको बहुत करते हैं, ठीक है, फाउंडेड और थर्ड फॉर्म भी फाउंडेड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप जान पा रहे हैं कि क्यों सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा, आगे ही आपको ब्लैंक स्पेस मिल रहा है। इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ऑल स्टूडेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ईच स्टूडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, स्टूडेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, या अ स्टूडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब यहाँ पर आपको बच्चों इज को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है, ठीक। क्वेश्चन में ही आपके हिंट मिला रहता है, इसको तो ध्यान रखना होगा। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि कोई ना कोई हिंट आपको आंसर तक ले जाएगा, और हिंट आपके क्वेश्चन में ही दिया रहता है, ठीक है, ठीक। अब देखिए इज है तो इसका मतलब ऑल स्टूडेंट्स नहीं होगा, ठीक है, और स्टूडेंट्स भी नहीं होगा। अब या तो ईच स्टूडेंट होगा या तो अ स्टूडेंट होगा। अगर आप अ स्टूडेंट करते हैं तो अ स्टूडेंट मतलब कोई एक बच्चा, सब बच्चे की बात नहीं हो रही है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, अंडरस्टूड, ठीक ना, गलत हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। बी वाले बच्चों आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यही जो मोटिवेशन आपको मिल रहा है, यही जो कॉन्फिडेंस आप यहाँ गेन कर रहे हैं, वही आपको एग्ज़ाम में नंबर दिलाएगा। जब आप पूरे अभ्यास के साथ एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका ये डर जो एग्ज़ाम में है ना, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं, पता नहीं किस प्रकार से प्रश्न आएगा, कहीं ऐसा ना हो गलत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आएगा आपको पता ही नहीं है, ये सब डर आपको एग्ज़ाम में, ठीक है, जो है भूल जाना होता है जब आप प्रैक्टिस कर देते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। बी क्यों है देखिए, अगर आप जो है इज करेंगे ऑल स्टूडेंट्स के साथ करेक्ट है, स्टूडेंट्स के साथ भी जो है करेक्ट करें, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। ईच स्टूडेंट अगर आप करते हैं तो हर वो बच्चा की बात हो रही है जो भी विद्यार्थी है, हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, और हर एक के सेंस में ईच का प्रयोग किया ही जाता है। ईच स्टूडेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट या द अदर, ओके। आ स्टूडेंट करेंगे तो किसी पर्टिकुलर एक बच्चे की बात हो रही है, समझ पा रहे हैं ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 पर देखेंगे। विच विल यू हैव, आपको कंप्लीट करना है। इट और दिस, दैट और देम, दिस और दोज, दिस और दीज, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, बताइएगा। विच विल यू हैव, दीज और दोज, बताइए। देखिए बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा, इट और दिस अगर इसको आप कह रहे हैं तो इट और दिस दोनों एक दूसरे के लिए यूज होते हैं, यहाँ पर दिस या दैट यूज़ करना चाहिए था, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया, ओके। दैट और देम करते हैं तो एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल, ये भी गलत हो गया। वो लोग, वो सब लोग है कि ये सब लोग है, ऐसे सेंस में सी करेक्ट है। बहुत बढ़िया बच्चों, दिस भी सिंगुलर है, दोज भी प्लूरल है, तो ये भी करेक्ट जो है इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर कह रहा है ये चीज़ लोगे कि वो चीज़ लोगे, ऐसे सेंस में, ठीक है, ये सब लोगे कि वो सब लोगे, ऐसे सेंस में आपको ध्यान रखना है, सी करेक्ट आ रहा है, ठीक है। या तो दोनों सिंगुलर सिंगुलर होता, या तो दोनों प्लूरल प्लूरल होता, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, ओके, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। मिस्टर घोष और एक स्पेस आपको मिल रहा है, यस्टरडे अबाउट द सैम्पल मटेरियल्स यू वांटेड, बताइए क्या करेंगे। कॉल्ड करेंगे, हैज़ कॉल्ड करेंगे, वॉज कॉलिंग करेंगे, या हैव कॉल्ड करेंगे। क्वेश्चन में ही हिंट मिला है, ध्यान रख लीजिएगा। उस हिंट को अगर आप याद रखेंगे तो आपका बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होने वाला। यस्टरडे बिल्कुल सही, देखिए ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आपको पता है ए वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं, ठीक है, पहले ही आप चेक का मार्क ले लीजिए। जिस भी जो है सेंटेंस में यस्टरडे हो, लास्ट डे हो, एगो हो, बिफोर हो, ठीक है,
इस तरीके का जो है कोई भी अगर वर्ड मिलता है आपको तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम सभी को कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रयास किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही क्लासेस को जो है एंजॉय करते हुए पढ़ते रहिए। बच्चों शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक कमेंट ज़रूर आप मेरे लिए करिए ताकि मुझे पता चल सके कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कितने क्वेश्चंस किस बच्चे के करेक्ट हुए, इनकरेक्ट हुए। तो इससे आपको क्या होगा, जो है आपको भी खुशी मिलेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मेहनत करने का प्रेरणा मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।